हेलो एवरीवन। अभी तक अपने पिछले वीडियोस में हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रोपयोगी रेशों अर्थात टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि वस्त्र निर्माण के लिए यानी फैब्रिक बनाने के लिए रेशों को पहले धागे में परिवर्तित करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए और धागे क्या हैं, उनका क्या महत्व है, किस प्रकार के होते हैं, ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अगले कुछ वीडियोस देखेंगे। और आज के वीडियो में हम धागों की परिभाषा और परिचय प्राप्त करेंगे। यार्न्स, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। वस्त्र निर्माण के लिए वस्त्रोपयोगी रेशों से धागों का निर्माण किया जाता है। धागों के निर्माण की ये प्रक्रिया ही कताई की प्रक्रिया या स्पिनिंग कहलाती है। बहुत सारे प्राकृतिक रेशे ऐसे होते हैं जो स्टेपल प्रकार के होते हैं, अर्थात लंबाई में काफ़ी छोटे होते हैं। उन छोटे छोटे रेशों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनके बाद उनकी सफाई की जाती है, उनको एक दूसरे के समानांतर किया जाता है और उसके बाद उनको पास पास में रख करके एक दूसरे के समांतर रखा जाता है और फिर उन बंडल्स में या रेशों के उन समूहों में ट्विस्टिंग की जाती है या ऐंठन डाली जाती है, जिससे लंबे लंबे धागे या यार्न्स प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को हम कपास और अन्य रेशों के निर्माण के समय पर भी पढ़ चुके हैं। कताई की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो उसमें रेशों के समूह को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है, उनको एक दूसरे के साथ में रख करके खींचा जाता है और साथ साथ में ही ट्विस्टिंग भी की जाती है, अर्थात उनमें ट्विस्ट या ऐंठन दिए जाते हैं। जो फिलामेंट धागे होते हैं उनमें ट्विस्ट की आवश्यकता कम होती है और इसका कारण ये है कि जो फिलामेंट्स होते हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी दूर तक वो आपस में अटैच्ड रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं। जबकि स्टेपल रेशे क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, तो स्टेपल रेशे से जो धागे बनते हैं उनमें अधिक ट्विस्ट डालने पड़ते हैं ताकि बीच में से रेशे निकल नहीं जाएं और मजबूत धागा बनाया जा सके। फिलामेंट रेशों से बनने वाला धागा हमेशा ही ज़्यादा मजबूत होता है, चिकना, चमकीला और सुंदर होता है, जबकि स्टेपल रेशों से जो धागा बनता है वो कम मजबूत होता है और उसमें चमक कम होती है। जहाँ पर ट्विस्ट कम होंगे वहाँ धागे अधिक मुलायम और चमकीले बनेंगे और जहाँ ट्विस्ट की संख्या ज़्यादा होगी तो रेशे खुरदुरे और कम चमकीले धागों का निर्माण करते हैं, जैसे क्रेप धागा, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ट्विस्ट दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से रेशे अपनी ही सतह पर मुड़ जाते हैं और खुरदुरे धागे का निर्माण होता है। कताई की प्रक्रिया बहुत पहले की जाने लगी थी और सबसे पहले तो बहुत पुराने समय में कताई के लिए मानव ने रेशों को एक साथ रखा और उनको अपनी जांघ पर हाथ से रख करके बटना शुरू किया। धीरे धीरे इसमें प्रगति हुई, थोड़ा सा टेक्निक डेवलप हुई और उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रेशों के गुच्छों को रख करके उनमें ट्विस्टिंग देना शुरू किया। पहले इस तरीके से ही हाथों से ट्विस्टिंग की जाती थी, धागे बनाए जाते थे और उसके माध्यम से चटाई, टोकरी, रस्सी आदि बनाई जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे हाथ से चलने वाला यंत्र तकली बनाया गया और इस तकली के माध्यम से, तकली या से स्पिंडल भी कहते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं,
इस तकली के माध्यम से धागों का निर्माण किया जाने लगा। तकली की संरचना में एक लंबी छड़ होती है और नीचे की जो सिरा होता है इसका, उसमें नीचे एक गोलाकार डिस्क लगी होती है। ऊपर की तरफ एक हुक होता है। हुक में रेशों को फंसाते हैं और फिर उनको थोड़ी लंबाई तक खींचा जाता है। फिर तेजी से चकली घूमने लगती है, उसको हाथ से घुमाया जाता है और तकली जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे धागों का निर्माण होने लगता है, उनमें ट्विस्टिंग होने लगती है और वो थोड़े पतले भी हो जाते हैं। और उसके बाद इन लच्छियों को तकली के ऊपर ही लपेट लिया जाता है और फिर वस्त्र निर्माण के लिए काम में लिया जाता है। तकली के बाद, क्योंकि ये कम समय और शक्ति में धागे बनाने का एक यंत्र था, और बेहतर यंत्र बनाए गए और उसके बाद जो आविष्कार हुआ वो चरखा या स्पिनिंग व्हील का था। चरखे से सूत को काटना काफ़ी प्रचलित रहा है, हम सभी इससे भली भांति परिचित हैं, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भी एक प्रमुख महत्वपूर्ण भाग था, जहाँ पर हमारे देश के नागरिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वदेशी निर्माण का कार्य किया था और उस स्वदेशी की प्रक्रिया में ही अपने हाथों से अपना सूत काटकर वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। चरखे में जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में एक व्हील होता है, स्पिनिंग व्हील, और एक तरफ से इसमें धागा रेशों का बंडल डाला जाता है और इसको घुमाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें ट्विस्टिंग हो जाती है, ऐंठन आ जाती हैं और फिर उससे धागे का निर्माण किया जाता है। धागों की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से दो प्रमुख परिभाषाओं को हम अभी यहाँ पर पढ़ते हैं। हॉलैंड और सैडलर ने ये कहा कि यार्न अर्थात धागा रेशों के एक जेनेरिक ग्रुप के लिए दिया गया नाम है, जिन्हें एक साथ रखकर आपस में ट्विस्ट करवा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये रेशों का एक जेनेरिक ग्रुप है, यानी एक ही जाति के रेशे इसमें लिए जाते हैं, उनका समूह होता है और उस समूह को एक साथ रख करके आपस में उनमें ट्विस्टिंग करवा दी जाती है या ऐंठन डाल दी जाती है, जिससे रेशों का धागों का निर्माण होता है। धागा वस्त्र के गुणों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। धागा किस तरह का है, मजबूत है, मुलायम है, चमकीला है, या और भी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सभी इससे निर्मित होने वाले वस्त्र के गुणों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल अर्थात ASTM के द्वारा दी गई परिभाषा। और इस परिभाषा के अनुसार यार्न, टेक्सटाइल, रेशों या फिलामेंट या इस तरह की किसी भी सामग्री के निरंतर लंबे स्ट्रैंड यानी रस्से को दिए जाने वाला एक जेनेरिक टर्म या जातिगत शब्द है, और ये स्ट्रैंड निटिंग, वीविंग अथवा इंटरवीविंग के द्वारा वस्त्र निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल एक ऐसी सोसाइटी है जो वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में या टेक्सटाइल के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इन्होंने ये कहा कि जो भी टेक्सटाइल फाइबर्स हैं या फिलामेंट्स हैं, चाहे वो छोटे रेशे हों या बड़े रेशे या किसी और सामग्री से भी अगर हम बनाते हैं, तो कोई और सामग्री भी हो सकती है, उनको एक दूसरे के साथ में रखा जाए और इस प्रकार से ट्विस्टिंग करके या बिना ट्विस्ट के एक लगातार लंबे चलने वाले स्ट्रैंड या रस्से के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो इसके लिए जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, सामग्री का प्रयोग हो रहा है या रेशे का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो स्टेपल रेशा है या फिलामेंट रेशा, उन सभी से बनने वाले एक
जेनेरिक टर्म है उस स्ट्रैंड के लिए, उस रस्से के लिए एक जातिगत शब्द है। और ये जो स्ट्रैंड है या रस्सा है, ये किस चीज़ के लिए काम में आएगा? ये वस्त्र निर्माण के लिए काम में आता है, चाहे उसकी प्रक्रिया निटिंग हो या वीविंग हो या फिर इंटरवीविंग, यानी किसी भी प्रक्रिया से किया जाए, वस्त्र निर्माण इसमें किया जाना आवश्यक है। धागे की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, हालांकि इसके निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है किस तरीके से हम इसको निर्मित करते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। और दो विशेषताएं प्रमुख रूप से जो इसके अंतिम उपयोग को और इसकी विशेषताओं को प्रभावित करती हैं, उनमें से एक है धागे की ऐंठन। रेशे लंबे हों या छोटे, उनको ऐंठन देकर और ट्विस्टिंग करके ही धागे का निर्माण होता है। इस ट्विस्टिंग का उद्देश्य होता है कि जो भी रेशे हैं, लंबे या छोटे, वो आपस में सट जाएं, एक दूसरे से बंधे रहें और उनके खुले सिरे बाहर दिखाई ना दें, वो एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएं। किसी भी वस्त्र की मजबूती, उसकी कार्यक्षमता, उसकी उत्कृष्टता, उसकी सुंदरता, महीनता और सूक्ष्मता उस धागे को दिए गए ऐंठन की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात प्रति इंच कितनी ऐंठन दी गई है इस पर निर्भर करती है। ट्विस्ट पर इंच या इसे TPI भी कहा जाता है। ये वस्त्र के या धागे के बाह्य स्वरूप को भी और आंतरिक स्वरूप को भी प्रभावित करती है। सामान्य रूप से जिस धागे में ज़्यादा ऐंठन या ट्विस्ट दिए गए होते हैं, वो धागा काफ़ी बारीक, मजबूत, सुंदर और आकर्षक और हाई क्वालिटी के वस्त्रों का निर्माण करने के लिए काम में आता है। लेकिन अगर ऐंठन या ट्विस्ट बहुत ज़्यादा दे दिए जाएं, तो फिर जो धागा बनेगा वो काफ़ी रूखा और खुरदुरा होगा और साथ ही उससे बनने वाला वस्त्र भी रूखा और खुरदुरा होगा। अगर ट्विस्ट कम दिए जाते हैं, यानी ट्विस्ट पर इंच कम हो, तो बनने वाला धागा मोटा होगा और उससे जो भी वस्त्र बनेंगे वो भी कमज़ोर होंगे। तो जितने भी लंबे रेशे हैं, फिलामेंट्स, जिसमें सारे संश्लेषित मानवकृत रेशे आते हैं और प्राकृतिक रेशों में से रेशम को इस ग्रुप में सम्मिलित किया जाता है। तो जो भी फिलामेंट यार्न्स हैं, वो क्योंकि पहले से ही बहुत लंबे हैं, तो उनको ज़्यादा ट्विस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो स्टेपल फाइबर्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ में जोड़े रखने के लिए ट्विस्ट की संख्या ज़्यादा रखनी पड़ती है। स्टेपल फाइबर्स के अंतर्गत आते हैं कपास, लिनन, ऊन, ये प्राकृतिक रेशे। ट्विस्ट प्रति इंच के माध्यम से या ट्विस्ट पर इंच के आधार पर धागों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। लो ट्विस्ट यार्न या निम्न ऐंठन युक्त धागा, जिसमें प्रति इंच ट्विस्ट की संख्या 0 से लेकर 3 हो सकती है, यानी इसमें ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, या 1 इंच में अधिकतम 3 ट्विस्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट है मध्यम ऐंठन युक्त धागा यानी मीडियम ट्विस्ट यार्न। इसमें ऐंठन की संख्या या ट्विस्ट की संख्या 3 से 7 प्रति इंच होती है। और अधिक ऐंठन युक्त धागा या हाई ट्विस्ट यार्न वो कहलाता है जिसमें ट्विस्ट की संख्या 7 से 12 ट्विस्ट प्रति इंच होती है। ट्विस्ट की संख्या के साथ साथ ट्विस्ट की दिशा या डायरेक्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐंठन की दिशा या ट्विस्ट डायरेक्शन, ये भी गुणों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। 2 दिशाओं में ट्विस्ट दिए जा सकते हैं, जैसा आप इन डायग्राम्स में देख रहे हैं, एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट। एस ट्विस्ट वो कहलाते हैं जो बाईं ओर दिखते हैं और जिनमें स्ट्रैंड का बीच का भाग अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा दिखाई देता है, यानी जो ट्विस्ट डाले जाते हैं वो इंग्लिश के एस अल्फ़ाबेट की तरह दिखाई दें, तो उन्हें कहा जाता है एस ट्विस्ट।
और अगर दाईं तरफ को ट्विस्टिंग की जाए तो ये इंग्लिश के जेड अल्फ़ाबेट की तरह से ट्विस्ट दिखाई देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है जेड ट्विस्ट। इनको ट्विस्टिंग करने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में जब ट्विस्ट करते हैं तो बहुत सारे डिज़ाइन इफ़ेक्ट्स धागे के अंदर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसका ट्विस्ट के डायरेक्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो टेक्सचर इफ़ेक्ट लाना और डिज़ाइन इफ़ेक्ट्स लाना ही होता है।